कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन उनकी हरकतें और बयान भारतीय राजनीति में खूब चर्चाएं बटोर रहे हैं। अमेरिका में आयोजित कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर खुलकर हमला बोला है। उनके इस दौरे के दौरान कई बड़े मुद्दों पर दिए गए बयान सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनकी भविष्यवाणी की हो रही है, जिसमें उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, हमें पूरा भरोसा है, हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और इन दोनों राज्यों में जीत हासिल करेंगे। आने वाले 2 से 3 महीनों में ये चुनाव होंगे और हमें यकीन है कि हम इन चुनावों में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने यह भी जोर दिया कि इन राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की जीत तय है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता सुधीर कुमार शिंदे ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, जब वे देश के गृह मंत्री थे तब उन्हें कश्मीर के लाल चौक पर जाने से डर लगता था। हालांकि वो अपने मन की बात किसी से कह नहीं सकते थे। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अपने संस्मरण 5 डिकेड्स ऑफ पॉलिटिक्स के विमोचन के दौरान कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने एक पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं गृह मंत्री बनने से पहले से शिक्षाविद विजय धर से मिलने जाता था। मैं उनसे सलाह लेता था। एक बार उन्होंने कहा कि श्रीनगर के लाल चौक जाओ, वहां लोगों से मिलो, भाषण दो और डल झील के आसपास घूमो। शिंदे ने कहा, इस सलाह से लोगों में एक अच्छा संदेश गया था और इसका मुझे अच्छा प्रचार मिला था। लोगों को लगता था कि कोई गृह मंत्री है जो बिना किसी डर के कश्मीर और लाल चौक का दौरा करता है, लेकिन वास्तव में मुझे अंदर से डर लगता था। शिंदे के इतना कहते ही सारा हॉल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। इधर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शिंदे की इस बात को स्वीकारोक्ति को लेकर कांग्रेस को लपेटे में लिया है। पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शिंदे का यह वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सुशील कुमार शिंदे ने बताया है कि उन्हें गृह मंत्री रहते हुए कश्मीर जाने से डर लगता था। यही तो प्रमाण है कि आर्टिकल 370 और 35A हटने से पहले जम्मू कश्मीर में पीपीपी, पाकिस्तान परस्ती, परिवारवादी और पत्थरबाजी की राजनीति को किस तरह से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने बढ़ावा देने का काम किया। पूनावाला ने कहा, आज मोदी सरकार में लाल चौक से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है। जिन गलियों में आतंकी गोली चलाते थे, आज वहां सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आराम से कश्मीर जाते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर को आतंक के दिनों में वापस ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस को शिंदे की बात पर गौर करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार अमेरिका की यात्रा पर है। ऐसे में उनके हर बयान, हर मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। मंगलवार को राहुल ने वॉशिंगटन के रेबर्न हाउस में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात की। इनमें ब्रेडली जेम्स शर्मन, मेजबान जोनाथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा ली, श्री थानेदार, GSSG गार्सिया, इल्हान उमर, हैंक जॉनसन और जैन साकोवस्की शामिल थे। राहुल के इल्हान उमर से मिलने का विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने राहुल की उमर से मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। इल्हान उमर डेमोक्रेटिक पार्टी की लेफ्ट विंग की सदस्य हैं, जिसे स्क्वाड नाम से जाना जाता है। वह यहूदियों के प्रति नफरत भरे बयानों के लिए निशाने पर आ चुकी है। उन्होंने कई मुद्दों पर भारत के खिलाफ बयान देकर भी सुर्खियां बटोरी है। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव पर उमर ने कहा था कि अमेरिका को सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित भूमिका की कनाडा की जांच का पूर्ण समर्थन करना चाहिए। अप्रैल 2022 में उमर ने मांग की कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ अपने सुरक्षा गठबंधन की समीक्षा करे। उमर ने 2019 में एक विधेयक के खिलाफ भी मतदान किया था, जो भारतीयों के लिए स्थायी निवास या ग्रीन कार्ड के लिए वेटिंग पीरियड को कम कर देता। उमर ने अक्टूबर 2019 में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के खिलाफ अपना विरोध जताया था।
वहीं बेचारे सैम अंकल, वैसे सैम अंकल अमेरिकी राष्ट्रपति को कहा जाता है मजाक में, पर सैम अंकल का मतलब है सैम पित्रोदा, बड़े परेशान हैं। बहुत सिखाया पढ़ाया, अमेरिका ब्रिटेन तक में ले जाकर ट्यूशन दिलवाया, पर राहुल गांधी का पपुत्व नहीं गया, जो कि रह रहकर उभर आता है। ऐसा ही हाल हुआ है अमेरिका में उनके भाषण से, जिसे वे कॉन्क्लेव कहते हैं। कल कुछ ऐसा बोल गए कि उनके मौसेरे भाई अखिलेश यादव की जवान को लकवा मार गया। न हंस पा रहे हैं न रो पा रहे हैं। पत्रकार के पूछने पर कह दिया कि समय आने पर मैं देश में आरक्षण खत्म कर दूंगा। इस पर मायावती ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यही कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र है। कांग्रेस पार्टी कभी भी दलितों पिछड़ों के आरक्षण के पक्ष में नहीं रही। अब हालत खराब हो गई है। पीडीए रटने वाले भैया जी की समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। अब अमेरिकी पत्रकार तो ठहरे अमेरिकी पत्रकार, तो वे क्यों संकोच करते। एक से बढ़कर एक प्रश्न पूछा जो राहुल गांधी के सिलेबस के बाहर है। फिर क्या बंगले झांकने लगे और पत्रकारों का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। एक पत्रकार ने पूछा कि आपके इंडी गठबंधन में तो शिवसेना जैसी हिंदूवादी पार्टियां भी शामिल हैं, तो कहने लगे कि ना, इंडिया अलायंस भाजपा का है, हमारा तो इंडिया है। जब पत्रकारों ने पूछा कि इंडिया में ए का क्या मतलब है, तो वही तो अलायंस है, जिस पर राहुल की भद्द पिट गई और पत्रकारों की हंसी छूट गई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। कुछ लोगों की आदत होती है सौ जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। उन्हीं में से एक है प्रशांत भूषण, वकील, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने औकात ₹1 की लगाई थी। मान मैं तेरा मेहमान की तर्ज पर अशोक कुमार शर्मा और 11 अन्य लोगों की याचिका लेकर पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें मांग की गई थी कि भारत सरकार और उसकी प्राइवेट कंपनियों को इजराइल को हथियार सप्लाई करने पर रोक लगाई जाए। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्र की खंडपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत सरकार की विदेश नीति का मामला है और हम इसमें दखल नहीं दे सकते और न किसी कंपनी पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। पता नहीं इस आदमी की कौन सी गंदी आदत है कि देश का विरोध करने वाले हर मुकदमे में हाजिर हो जाता है। फिलहाल तो इसके मुंह पर जूते पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत के इजराइल को हथियार भेजने पर रोक लगाने की अपील वाली याचिका खारिज कर दी गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में इजराइल को भारत सरकार और भारतीय कंपनियों के हथियार निर्यात करने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले में कुल 11 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसकी नुमाइंदगी प्रशांत किशोर कर रहे थे। याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, यह देश की विदेश नीति से जुड़ा मामला है और केंद्र सरकार ही इस पर फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ एक अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत की कंपनियों को इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरणों के निर्यात के लिए दिए गए लाइसेंस अनुमतियों को रद्द करने और नए लाइसेंस अनुमतियों को जारी होने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है और इस कारण भारतीय हथियारों का निर्यात नरसंहार के लिए हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णय लेने का अधिकार अनुच्छेद 162 के तहत केवल केंद्र सरकार को ही दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की मांग पूरी करने के लिए इजराइल के खिलाफ आरोपों पर फैसला लेना पड़ेगा। इजराइल एक स्वतंत्र देश है और भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है। हम सरकार को यह नहीं कह सकते कि किसी विशेष देश को निर्यात रोका जाए। यह पूरी तरह से विदेश नीति का मामला है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, यदि राष्ट्रीय नीति संविधान या कानून के विरुद्ध है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। भारत ऐसे निर्यातों की अनुमति नहीं दे सकता जो इस तरह के नरसंहार में उपयोग हो रहे हैं। यह नरसंहार में सहायता करना और नरसंहार संधि का उल्लंघन करना है, जिसे भारत ने स्वीकार किया है। भूषण ने कहा कि नरसंहार संधि को हमारे स्थानीय कानून का हिस्सा माना जा सकता है, इसलिए जो भी नीति इस संधि का उल्लंघन करती है उसे अदालत द्वारा रोका जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली में बीजेपी विधायकों के राष्ट्रपति शासन की मांग के बीच यूपी की सियासत में दमखम दिखाने के बाद स्मृति ईरानी इन दिनों दिल्ली की सियासत में सक्रिय है। बीजेपी के अंदर और बाहर के नेताओं के बीच उनकी सक्रियता से दिल्ली में सियासी पारी शुरू करने की अटकलें लग रही है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बरक्स ईरानी बीजेपी का चेहरा हो तो बीजेपी को दिल्ली में बूस्ट मिलेगा। तो क्या बीजेपी उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़वाएगी? बीजेपी दिल्ली यूनिट के नेताओं का कहना है इसका फैसला तो शीर्ष नेतृत्व को करना है, लेकिन बहुत सक्रियता से ईरानी जिले स्तर की बैठकों में शामिल हो रही है। आपको यह भी बता दें कि भाजपा 1998 में सुषमा स्वराज, 2015 में किरण बेदी का प्रयोग दिल्ली में कर चुकी है। ऐसे में 2024 में स्मृति ईरानी का प्रयोग बीजेपी कर सकती है। करीब 26 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर रहकर दिल्ली बीजेपी के लिए साल 2025 का चुनाव करो या मरो वाला है। बीते 2 विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। आपको यह भी बता दें कि राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों में करीब 6 टिकट बदलकर अलग अलग इलाकों में पूर्व सांसदों को जिम्मेदारी दे दी गई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर नवीन, शाहदरा, करोल बाग, नई दिल्ली, चांदनी चौक, शाहदरा, मयूर विहार और केशवपुरम जिले में स्मृति ईरानी के कार्यक्रम तय किए गए हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सभी जिलों के कार्यक्रमों में सांसदों को भी शामिल रहने के लिए कहा गया है। सदस्यता अभियान में आधी दिल्ली में उनके कार्यक्रम लगने के बाद भाजपा नेता भी उनकी चुनावी भूमिका के कयास लगाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंगलवार को चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के केशवपुरम जिले में पहुंची। उनके साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल और 500 से अधिक बूथ स्तर तक के भाजपा समर्थकों ने हिस्सा लिया। भाजपा समर्थकों को संबोधित करते हुए ईरानी ने कहा, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भाजपा के शक्ति पुंज है। हर नए सदस्य के साथ हम और अधिक मजबूत होते हैं और लोगों की सेवा करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। स्मृति ईरानी ने बहुत साल पहले चांदनी चौक से चुनाव भी लड़ा था। दिल्ली बीजेपी की नज़र हरियाणा चुनाव में उनके प्रदर्शन पर भी है। यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी में संगठन मंत्री रहे सिद्धार्थन को दिल्ली चुनावों में मौजूदा संगठन मंत्री पहन राणा के साथ लगाया जा रहा है। कुछ महीने पहले ही सिद्धार्थन को हिमाचल प्रदेश में संगठन की जिम्मेदारी दी गई। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर फरवरी 2025 में चुनाव हो सकते हैं। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे की अटकलों को लेकर स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, आपको अगर अपने देश, प्रदेश या समाज के लोगों की सेवा का मौका मिलता है तो यह प्रिविलेज है। 140-145 करोड़ के देश में कितने लोग हैं जो संसद जा पाते हैं, जो 3 बार संसद जा पाते हैं, 5-6 विभाग के मंत्री रह पाते हैं? जो भी मौका मिले वो प्रिविलेज है। उन्होंने कहा, संगठन में भी मैं 2 बार राष्ट्रीय मंत्री रही, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रही, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 5 बार सदस्य रही। गडकरी साहब पहली बार महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने तब मैं सचिव थी। मैंने इतनी सेवा संगठन की, सरकार की कर ली है कि अगर अब मौके को देखूं तो सेवा के नजरिए से देखती हूं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली शराब घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को अभी भी जेल में ही रहना होगा। दूसरी ओर आप नेता दुर्गेश पाठक को कोर्ट ने 1 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड के साथ जमानत दे दी है। दुर्गेश पाठक के अलावा भी
उन तमाम नेताओं को जमानत मिली है जिसके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। केजरीवाल की हिरासत आज खत्म हो रही थी। वह सीबीआई केस में गिरफ्तार हैं, लेकिन कोर्ट ने आज भी जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी कस्टडी 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इस मामले में 5 सितंबर को फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे में केजरीवाल का जेल से बाहर आने का इंतजार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में केजरीवाल को राहत देती है या नहीं। वहीं आज भाजपा विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री ने जेल से कितने फैसले लिए, इसके अलावा उन्होंने कितनी कैबिनेट बैठक की है। भाजपा विधायकों की तरफ से दिल्ली सरकार को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन और राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से इस मसले को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद दिल्ली में सियासी घमासान मच गया है। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था ठप है, दिल्ली सरकार बार बार संविधान का उल्लंघन कर रही है, लिहाजा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे पहले खबर आई थी कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा था कि संविधान के उल्लंघन के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। गुप्ता ने एक बयान में दावा किया था कि दिल्ली सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करना और कैग रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई न करना संविधान का उल्लंघन है। भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट के बीच तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। गुप्ता ने राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त एक पत्र को साझा करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उन्हें गृह सचिवालय को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह सचिव से इस मामले पर तत्काल और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत देश विरोधी बातें करना और भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा रहने का है। अमित शाह ने साफ कहा है कि वो राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अमित शाह ने अपने पोस्ट में कांग्रेस और राहुल गांधी पर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने का आरोप लगाते हुए एक उदाहरण दिया है। अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावनाओं को हमेशा आहत किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दिखाता है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं और बयान देते हैं तो अक्सर विवादों में घिर जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। राहुल गांधी ने सिखों के बारे में बयान देकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। आरक्षण के बारे में बयान देकर फिर सफाई दी। वहीं राहुल गांधी ने चीन की एक तरफ से तारीफ की और इस वजह से भी सवालों में घिरे। वहीं भारत विरोधी अमेरिका की सांसद इल्हान उमर से मुलाकात करने के कारण भी राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आए हैं। अब अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस को देश विरोधी सोच का बताते हुए तगड़ा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों के बारे में बयान देकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सिखों की हालत के बारे में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए याद दिलाया कि 1984 में कांग्रेस के शासनकाल में सिख विरोधी दंगे हुए थे। अब राहुल गांधी एक बार फिर सवालों को घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख और भारत में मोस्ट वांटेड गुरपवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के सिखों के बारे में बयान का समर्थन किया है। पन्नू ने बयान में कहा है कि भारत में सिखों के अस्तित्व पर खतरा है। पन्नू ने अपने बयान में राहुल के सिखों पर दिए बयान को
साहसी भी बताया है। पन्नू का कहना है कि 1947 से भारत में सिखों ने जिन हालत का सामना किया, उनके तथ्यात्मक इतिहास पर भी राहुल गांधी का बयान आधारित है। खालिस्तानी आतंकी संगठन के नेता ने कहा कि राहुल गांधी का बयान सिख मातृभूमि की स्थापना के लिए सिख फॉर जस्टिस के उन रुख की पुष्टि करता है जिसके तहत जनमत संग्रह की बात कही गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।